हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजीव और आप सभी का स्वागत है एम्स एकेडमी पर। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना चैप्टर 1 एंड दैट इज रियल नंबर्स। हमारा गोल क्या रहेगा इस ईयर क्या क्लास 10th में हमारा गोल बड़ा सिंपल है, 100 आउट ऑफ 100 कैसे लेकर आते हैं वो मैंने फर्स्ट वीडियो यहाँ पर अपलोड कर दी है। कैसे करोगे मैं करवाऊँगा। NCERT प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो भी XYZ चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको कराऊंगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो पहले वीडियो देख लो। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपना चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में सबसे पहले आपको सीखना है टाइप्स ऑफ नंबर्स। टाइप्स ऑफ नंबर्स में सबसे पहले है नेचुरल नंबर्स। ये हम 9th क्लास में सब कुछ सीख चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं फास्ट बेस पे कराऊंगा ये, और हम आएंगे फिर अपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कह रहा हूँ, सॉरी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरली अगर मैं आपसे कहूँ, जैसे कि मैं आपसे पूछूं यहाँ पर कितनी टेबल्स, तो आप गिनोगे 1 2 3 4। नेचुरली हमारी काउंटिंग शुरू होती है 1 से और कहाँ तक जाती है? इन्फिनिटी तक जाती है। अगर मैं आपसे पूछूं स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बताइए तो आप बोलोगे सर 1। अगर मैं आपसे पूछूं ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर बताइए, आप बोलोगे इन्फिनिटी। या फिर आप बोल सकते हो देयर इज नो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल N से। तो कहीं भी आपको मैथ्स की बुक में बोल्ड लेटर में कैपिटल N लिखा हुआ नजर आए, समझ जाना कि वो क्या है? नेचुरल नंबर। तो N का मतलब यहाँ पे क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट का मतलब क्या होता है? सेट का मतलब होता है कलेक्शन। क्या मतलब होता है? कलेक्शन। जैसे कि हम बोलते हैं 4 रूम सेट, इसका मतलब कलेक्शन ऑफ 4 रूम्स। हम बोलते हैं ना 6 बुक्स 6 कॉपीज का सेट लेकर आया हूं, इसका मतलब कलेक्शन ऑफ 6 नोटबुक्स। समझ आ रही बात है? नहीं। होल नंबर्स क्या होता है? नेचुरल नंबर होते हैं भाई 1 2 3 4। अगर इसके आगे 0 और लगा दिया जाए तो वो क्या बन जाते हैं? नेचुरल नंबर्स, सॉरी होल नंबर्स। 1 2 3 4 क्या है आपके? नेचुरल नंबर्स। अगर 0 लगा दिया जाए तो वो क्या बन जाते हैं? होल नंबर्स बन जाते हैं। होल नंबर्स को हम W से डिनोट करेंगे। स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है 0 और ग्रेटेस्ट होल नंबर होता है इन्फिनिटी। ठीक है। इसके बाद आते हैं आपके इंटीजर्स। भाई सारे के सारे आप नेचुरल नंबर्स ले लीजिए, 0 ले लीजिए और नेगेटिव नंबर्स ले लीजिए। यहां पर कोई भी नंबर डेसिमल में नहीं होगा, कोई भी नंबर फ्रैक्शन में नहीं होगा, कोई भी नंबर रूट वगैरह में नहीं होगा। ऐसे नंबर्स नहीं होते। 1 2 3 4 5 पॉजिटिव वाले और 1 2 3 4 5 नेगेटिव वाले, इंक्लूडिंग 0। ठीक है। फिर आते हैं आपके रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर जरा ध्यान से देखिए। हम बोलते हैं दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q वेयर P and Q आर सम इंटीजर्स एंड Q शुड नॉट बी 0। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है। सिंपली समझिए, एक नंबर ऊपर लिखा जाएगा और एक नंबर नीचे लिखा जाएगा। ऊपर वाले नंबर को बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले नंबर को बोलते हैं डिनोमिनेटर, और इन दोनों को बोलते हैं क्या? फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। समझ आ गई बात या नहीं? तो अगर कोई भी नंबर न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर, मतलब एक नंबर ऊपर एक नंबर नीचे और बीच में लाइन, ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर, तो इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। तो कोई भी हो वो नंबर जिसको फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है या ऑलरेडी लिखा हुआ है, वो क्या है? आपके रैशनल नंबर्स होते हैं। ये नंबर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, ये नंबर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं 4, बताओ क्या ये रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। आप इसके नीचे क्या लगा दीजिए? 1 लिख दीजिए, तो ये रैशनल नंबर बन जाएगा। रैशनल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? Q से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? Q से। पीछे आ जाइए जरा। इंटीजर्स 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यहां पे बता देता हूं। एक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, दूसरे होते हैं आपके नेगेटिव इंटीजर्स। वैसे आप 10th क्लास में हैं तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको आना चाहिए, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं भाई 1 2 3 4 एंड सो ऑन। नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं -1 -2 -3 एंड सो ऑन। क्या इतनी बात समझ में आ रही है?
आगे बढ़ते हैं। रैशनल नंबर्स भी आपके टू टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव रैशनल नंबर और एक नेगेटिव रैशनल नंबर। जिसके आगे प्लस का साइन है वो पॉजिटिव, जिसके आगे माइनस का साइन है वो नेगेटिव। यहां तक क्लियर है सारी बातें, आगे बढ़े। फिर आते हैं इर्रेशनल नंबर्स। भाई दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q आर नोन एज इर्रेशनल नंबर्स, जैसे कि पाई, √3, √2, √5 एक्सेट्रा। अब ये p/q की फॉर्म में क्यों नहीं लिखे जा सकते, ये आपने 9th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ा था, एक बार और भी जल्दी से बता देता हूं, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं √3 की, इसकी वैल्यू होती है 1.73102468014258 भाई यहां तक तो मुझे वैल्यू याद है, इसके आगे मैंने ऐसे ही कुछ भी रैंडमली लिख दिया है, समझ गए। कहीं आप जाके कैलकुलेट करो। एक बात बताओ, हर एक नंबर के डिनोमिनेटर में क्या होता है 1। अगर इस डेसिमल को हटाऊं तो मैं कितने जीरोज लगाऊंगा, लगाते रहो भाई, लगाते लगाते बुढ़े हो जाओगे भाई, लेकिन जीरोज लगेंगे नहीं, और जब तक जीरोज लगेंगे नहीं तब तक ये p/q की फॉर्म में आएगा नहीं। एंड दोज नंबर्स विच कैन नॉट रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p/q आर नोन एज इर्रेशनल नंबर्स। तो √3 क्या हो गया, इर्रेशनल नंबर। √2 क्या हो गया, इर्रेशनल नंबर। पाई क्या हो गया, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। इवन नंबर्स, भाई ये जरूरी है आपके। इवन नंबर्स क्या होते हैं, कोई भी वो नंबर जो 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद आए। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2, 2 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे 4, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6। तो ये सारे के सारे वो नंबर्स हैं जो 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद आ रहे हैं। सो दोज नंबर्स विच आर द मल्टीपल ऑफ 2 आर नोन एज इवन नंबर्स। तो याद रखना 0 इज एन इवन नंबर, ये बात याद रखना, 0 इज एन इवन नंबर। तो यहाँ पे 0 भी ऐड कर लेना। अच्छा, आज के बाद अगर आपको कभी भी इवन नंबर का फॉर्मूला लिखना पड़े तो आप क्या लिखोगे, 2n। क्या लिखोगे, 2n, क्योंकि 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमने उसको क्या कर दिया, n। अब n की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 0, n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1, n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 4। समझ आ रही बात या नहीं। यहां पर n की वैल्यू कहां से शुरू होगी, यहां पर n की वैल्यू 0 से शुरू होगी और कहां तक जाएगी, इन्फिनिटी तक। मतलब आप यहां पे n की वैल्यू 0 पुट कर सकते हो, 1 पुट कर सकते हो, 2 पुट कर सकते हो, 3 पुट कर सकते हो। समझ गए। ऑड नंबर्स क्या होते हैं भाई, जो 2 के मल्टीपल्स ना हो वो ऑड नंबर्स। भाई ऑड नंबर्स ये है इवन नंबर, अगर आप इसमें 1 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, ऑड नंबर। अब देखो जरा यहाँ पे 0 पुट करो तो 2 0 0, 0 में 1 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 1। 2 को अगर आप यहाँ पे 1 पुट करोगे तो 2 1 2, और इसमें 0 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 1। अगर 3 सॉरी, अगर आप 2 पुट करोगे तो 2 2 4, 4 में 1 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 5। इसका मतलब 1 3 5 7 9 11 13 ये सारे के सारे क्या है, ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। क्या है, ऑड नंबर्स। आगे बढ़े। कंसेक्यूटिव नंबर्स। कंसेक्यूटिव नंबर्स का क्या मतलब है भाई, जैसे 2 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद क्या आता है 4, तो ये बैक टू बैक नंबर्स हैं, इन्हीं को बोला जाता है कंसेक्यूटिव नंबर्स। अब जैसे मैं पूछूं कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स बताओ तो 6 के बाद क्या आएगा, 8। अगर पूछूं 12 के बाद क्या आएगा, 14। ये इवन नंबर्स की बात हो रही है। अगर मैं आपसे पूछूं 7 नंबर्स बताओ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, तो क्या बोलोगे, 9। तो कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, बैक टू बैक। बट वो क्या पूछ रहे हैं, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, कंसेक्यूटिव इवन नंबर, कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स, उसके हिसाब से हमें क्वेश्चन को देखना होगा। समझ गए। यहां पर नेचुरल नंबर की बात हो रही है। नेचुरल नंबर में हमेशा डिफरेंस जो है वो 1 होता है। जैसे 3 के बाद क्या आएगा, 4, और इन दोनों को अगर आप माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1। समझ आ रही बात है। फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं, ये बहुत जरूरी है भाई, ध्यान समझना। जैसे मैं आपसे बोलूं फैक्टर्स ऑफ 6 आर, भाई तो आपको सिंपली ये बताना है 6 किस किस की टेबल में आता है।
6 आता है 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 3 की टेबल में एंड 6 की टेबल में। समझ आ रही बात ये नहीं? अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो 6 के जो मल्टीपल्स हैं वो क्या है? फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब क्या है? जिसके फैक्टर्स हम गिन सके। कितने फैक्टर्स हैं? 1 2 3 4। अगर मैं आपको से पूछूं 8 के फैक्टर्स बताओ तो 1 2 4 एंड 8। इसका मतलब 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एंड 1 इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर फाइनाइट। ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ द नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। भाई 6 का सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? 6। 8 का सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? समझ आ रही बात या नहीं? मल्टीपल्स ऑफ 6 की बात कर रहे हैं आर। भाई 6 को आप 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 6 आएगा, 6 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, 6 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18। तो ये जितने भी नंबर्स हैं ये वो नंबर्स हैं जो 6 से मल्टीप्लाई होने के बाद आ रहे हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं? 6 के मल्टीपल्स। बेसिकली आपको क्या करना है? 6 का टेबल लिख देना है। अगर वो कहें 4 के मल्टीपल्स बताओ तो 4 का टेबल लिख दो, 12 के मल्टीपल्स बताओ तो 12 के टेबल लिख देना है। समझ गए? अब जरा ध्यान देना, सारे बच्चे ध्यान देंगे कि मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर इनफाइनाइट। भाई आगे तक चलते ही चले जाएंगे तो मल्टीपल्स क्या है? इनफाइनाइट है। स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। ठीक है? अच्छा, मल्टीपल्स जो है वो या तो नंबर के इक्वल होंगे या उससे बड़े होंगे। मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर ऑलवेज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन द गिवन नंबर। ठीक है? अब आगे आ जाइए। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जरा ध्यान दीजिएगा। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हों, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। मतलब 3 के कितने फैक्टर्स हैं? 1 और वो खुद, 2 ही तो फैक्टर्स हैं। 5 के कितने फैक्टर्स हैं? 1 एंड 5, 2 ही फैक्टर्स हैं। 7 के कितने फैक्टर्स हैं? 2, 1 एंड 7। तो ये सारे के सारे क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं। 2 के कितने फैक्टर्स हैं? 1 एंड 2, 2 ही फैक्टर्स हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं। ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हो, एक तो 1 और दूसरा वो खुद। दोज नंबर्स विच हैव 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। अब जरा ध्यान देना, प्राइम नंबर्स में अगर आप ध्यान दें तो मैंने बताया 2 3 5 7 11 13 एक्सेट्रा। इसमें सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2। सो 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड 2 इज द ओनली प्राइम नंबर। 2 के बाद जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं? ऑड। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। समझ आ रही बात या नहीं? को प्राइम नंबर, जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान समझना। ऐसे नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1। ये बताओ 3 और 5 किससे डिविजिबल है? सिर्फ 1 से। इसको अगर आप और अच्छे से देखना चाहते हो तो ऐसे डिवाइड करके देखो, क्या ये किसी से डिविजिबल है? नहीं है। तो ये क्या है? को प्राइम नंबर है। दूसरा जरा देखो 4 एंड 5, इनको डिवाइड करके देखो, क्या ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं? नहीं हो रहे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो ये क्या है? को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे हुए होते हैं। उनका कॉमन फैक्टर क्या होता है? 1। अगर आप ध्यान दें तो 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। तो को प्राइम नंबर होने के लिए नंबर्स का प्राइम होना जरूरी नहीं है। इसके बाद जल्दी से बैठो, 4 एंड 9 इन दोनों को डिवाइड करो जरा। इन दोनों को डिवाइड करोगे तब भी ये फर्दर डिविजिबल नहीं है। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हुआ? सिर्फ 1। 1 से डिविजिबल और किसी से भी डिविजिबल नहीं। तो ये क्या हो गए? को प्राइम नंबर्स। क्या हो गए? को प्राइम नंबर्स। ठीक है? तो ये होते हैं को प्राइम नंबर्स। ये अभी जरूरत पड़ेगी आपको इसी चैप्टर में, को प्राइम नंबर्स की। ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं जरा देखिए।
जैसे 3 और 5 इन दोनों को माइनस करोगे डिफरेंस कितना आएगा, 2 आएगा या नहीं आएगा। जैसे कि 5 एंड 7, जैसे कि 11 एंड 13, इन सभी का डिफरेंस क्या है, 2 है। तो ये क्या है, ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। क्या है, ट्विन प्राइम नंबर्स। अब बोलो सर ऐसे तो हमेशा ट्विन प्राइम रहेंगे। अरे भाई अगर मैं आपसे कहूँ 19 एंड 23, इनके भाई 19 के बाद 20 कंपोजिट नंबर है, 21 भी कंपोजिट नंबर है, 22 भी कंपोजिट नंबर है, इन दोनों का डिफरेंस क्या 2 है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 2 प्राइम नंबर्स का डिफरेंस 2 रहे। अगर है तो वो ट्विन प्राइम है। समझ गए। अगर आप ध्यान दें तो 1 के कितने फैक्टर्स होते हैं, 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है 1, और हमारे प्राइम नंबर की जो डेफिनेशन है उसमें किसी भी नंबर के कितने फैक्टर्स होने चाहिए, 2 फैक्टर्स होने चाहिए, तब वो प्राइम है। लेकिन 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, इसका मतलब 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। समझ आ रही बात। यानी द ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं जरा ध्यान दीजिएगा। कंपोजिट नंबर्स, अ नेचुरल नंबर इज सेड टू बी कंपोजिट इफ इट हैज एट लीस्ट 3 फैक्टर्स। ऐसे नंबर्स जिनके कम से कम 3 फैक्टर्स हों उसको हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे जरा देखिए, जैसे कि 4 के कितने फैक्टर्स हैं, 1, 2 एंड 4, कितने फैक्टर्स हैं, 3। मोर देन 2 फैक्टर्स है ना, इसका मतलब ये कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर। जैसे कि 6, इसके कितने फैक्टर्स हैं जरा देखिए, 1, 2, 3 एंड 6, 4 फैक्टर्स हैं। सो दोज नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, जैसे कि 9, 1, 3 एंड 9, कितने फैक्टर्स हैं, 3 फैक्टर्स हैं। तो ये भी क्या है, कंपोजिट नंबर है। समझ आ रही बात है। अगर आप इसमें ध्यान दें तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, 4। 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। और कंपोजिट नंबर होने के लिए इवन नंबर होना जरूरी नहीं है, ना ऑड नंबर होना जरूरी है। ये इवन भी हो सकते हैं, ये ऑड भी हो सकते हैं। जैसे कि 15 भी देख लो, 1, 3, 5 एंड 15। समझ आ रही बात या नहीं। 1 इज नॉट कंपोजिट, तो 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। 4 जो है वो क्या है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, बता ही दिया। तो यहां तक हमारी सारी बातें जो थी वो बेसिक थी। बेटा ध्यान नहीं दे रहा हो आप, 100% हो नहीं क्लास में, मैं आपके ऊपर ही नजर जा रही है बार बार, ध्यान दो। ऐसे कैसे समझ में आएगा। अभी तक मैंने आपको जो भी बताया वो जूनियर क्लासेस की बातें थी, थोड़ा सा एक बार रिवीजन करवाई। जो आपका फर्स्ट टॉपिक है क्लास 10th का, वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इससे पहले मैंने आपको बोला था कि मैं थोड़ा सा फास्ट बेस पे कराऊंगा, जैसा कि मैंने आपको कराया है। अब आ जाइए, क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कोई भी आप नंबर ले लीजिए, कोई भी। जैसे कि मैंने 4 ले लिया, चलो 6 ले लिया। 6 के आप फैक्टर्स निकालिए, 2, और कैसे फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स। तो 6 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 एंड 3 हैं। 15 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे भाई, 3 एंड 5। क्या 15 के 3 और 5 के अलावा कोई और प्राइम फैक्टर हो सकता है, नहीं हो सकता। तो वो यही कह रहे हैं कि भाई दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं उनके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो यूनिक होते हैं, अलग होते हैं, कभी भी मैच नहीं करेंगे। सिक्स के फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं भाई, 2 एंड 3, उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकते। प्राइम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। 1 को इसीलिए नहीं लिया क्योंकि 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 6 को इसीलिए नहीं लिया क्योंकि 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर। समझ आ रही बात या नहीं। तो वो कह रहे हैं इनका ऑर्डर अगर आप चेंज कर दोगे आगे पीछे, तो इसको आप आगे पीछे कर भी दोगे तो रहेंगे तो सेम ही।
समझ आ रही बात या नहीं? तो वो ये कह रहे हैं एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, एंड देयर फैक्टराइजेशन इज यूनिक। इनके जब आप फैक्टर्स निकालोगे तो यूनिक, 6 के फैक्टर्स 2 इंटू 3, 5 के फैक्टर्स 3 इंटू 5, 24 ले लेते हैं तो 2 12 आ जाएगा, 2 करोगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, फिर 2 करोगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, फिर करोगे तो 24 के जो फैक्टर्स हैं वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 हैं। अब यहां पर जरा देखो, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड, तो इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 3 है। तो हर एक नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं। ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्लियर हो गई बात या नहीं? एक बार फिर से समझा देता हूं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है? दुनिया में जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं, जब आप उनके फैक्टर्स निकालेंगे तो आप देखेंगे वो अलग अलग है। देखो 3 यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी है, लेकिन यहां पे 2 और 3 साथ में, यहां पर 3 और 5 साथ में, यहां पर 3 बार 2 आया फिर 3 आया है, तो अलग अलग हो गए या नहीं हो गए? यही वो कहना चाह रहे हैं कि यूनिक होते हैं। और ये फैक्टर्स कितने भी हो सकते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब हम निकालेंगे टू फाइंड HCF बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आपको कुछ नंबर्स दे दिए जाएंगे और उसके वो बोलेंगे क्या बताइए, HCF निकालिए और LCM निकालिए। उसके लिए मैं आपको पहले से ही समझा देता हूं कि HCF क्या होता है और LCM क्या होता है। ठीक है, पहले देख लेते हैं भाई। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जैसे कि वो आपसे बोलें कि आप 6 के फैक्टर्स लिखिए तो 2 इंटू 3 था, जैसे कि आप 12 के फैक्टर्स लिखिए तो 2 इंटू 2 इंटू 3 आ जाएगा। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करें तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 आएगा। इसको अगर आप सॉल्व करें तो 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 1 आएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? या फिर इसी चीज को मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करके दिखा रहा हूं। पहले मैं लिख रहा हूं फैक्टर्स ऑफ 6 R और फिर लिखूंगा फैक्टर्स ऑफ 12 R। भाई 6 के फैक्टर्स क्या थे? 1 2 3 एंड 6 थे या नहीं थे? 12 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 2 3 4 6 एंड 12। अब HCF हमें निकालना है किसका? 6 एंड 12 का। HCF की फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहां पर कॉमन फैक्टर कई सारे हैं। 1 इज अ कॉमन फैक्टर, 2 इज अ कॉमन फैक्टर, 3 इज अ कॉमन फैक्टर एंड 6 इज अ कॉमन फैक्टर। इनमें से सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है? हाईएस्ट 6। क्या है? 6। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया? देखो कॉमन फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है? 6। समझ आ रही बात है? नहीं, एक छोटी सी बात याद रखना और ध्यान से सुनना क्या कहना चाह रहा हूं मैं। एक छोटी सी बात याद रखना, यहां पर 2 नंबर्स आपको नजर आ रहे हैं, इसमें से छोटा नंबर कौन सा है? 6। HCF कभी भी आप जब निकालेंगे या तो वो स्मॉलेस्ट नंबर के इक्वल आएगा या उससे छोटा होगा, कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। मतलब 6 और 12 का आप HCF निकालेंगे या तो 6 आएगा क्योंकि छोटा नंबर इनमें से कौन सा है? 6, या फिर उन दोनों से छोटा होगा, मतलब 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। और जब आप LCM निकालोगे तो इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है या तो उसके इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा, कभी भी उससे छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, अब HCF कैसे निकाल सकते हैं?
अब देखो इतनी मेहनत मैंने की, यहां पर इतनी मेहनत की, मेरे पास एक और भी मेथड था जो मैं अब आपको बताऊंगा। HCF में आपको करना क्या है, देखो इधर जरा ध्यान देना, इनमें से कॉमन फैक्टर कौन से, 2, क्या है 2, एक ही बार सॉरी, कॉमन क्या है 2, और क्या कॉमन है 3, और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 6। डायरेक्टली भी कर सकते थे, या फिर आप क्या कीजिए, जब इनको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आप देखिए 2 फैक्टर्स हैं जो कॉमन है, एक तो 2 कॉमन है और 3 कॉमन है। 2 कॉमन जो है उसमें से जो छोटी पावर है उसको लिख दीजिए, 3 जो है उसमें से जो छोटी पावर वाला 3 है वो लिख दीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर यहाँ पे 3 होता, 3 की पावर 3, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1, मतलब कॉमन फैक्टर लिखकर कॉमन फैक्टर में से जो छोटी वाली पावर है वो आपको लिखनी है। समझ आ रही बात या नहीं आ रही बात समझ? अब इसी चीज को आप यहां से समझिए, वो कह रहे फैक्टराइज दी नंबर्स इनटू प्राइम्स। तो जैसे मैंने क्या किया, 6 को प्राइम नंबर्स में लिखा, उसके बाद सिलेक्ट द लोएस्ट ऑफ द पावर ऑफ द कॉमन प्राइम। तो कॉमन प्राइम मुझे नजर आ रहा है, एक तो 2 और 3, 2 में से छोटी पावर किसकी है 1, 3 में से छोटी 1, आंसर क्या आ रहा है 6। समझ आ रही बात है, ये HCF हो गया। थर्ड, द प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ द कॉमन प्राइम इज HCF। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वही आपका क्या है HCF। समझ आ रही बात है नहीं? इसी कॉन्सेप्ट को किसी और तरीके से भी समझने की कोशिश करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। एक नंबर है A जहां पर x की पावर 2, y की पावर 3 और z की पावर 1 है। B एक नंबर है x की पावर 5, y की पावर 2 एंड z की पावर 3 है। इसका आपको बताना है HCF। ध्यान समझना, मैंने क्या बताया, पहले तो लिखो कॉमन फैक्टर्स। इन दोनों में कॉमन क्या था, 2 कॉमन था और 3 कॉमन था। यहां पर क्या क्या कॉमन है, x भी कॉमन है, y भी कॉमन है और z भी कॉमन है। अगर यहां पे z नहीं होता तो मैं z लिखता ही नहीं, क्योंकि कॉमन क्या है, सिर्फ x और y। लेकिन अभी तीनों कॉमन है तो तीनों लिख लेते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ रही? इसके बाद x की छोटी पावर क्या है 2, y की छोटी पावर क्या है 2, z की छोटी पावर क्या है 1। ये है इसका HCF। एक तो कॉमन फैक्टर्स लिखो और जो छोटी पावर है वो लिख दो, वो हो गया इसका HCF। समझ आ रही बात है? ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, समझ गए? टू फाइंड एलसीएम बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। पहले एलसीएम समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसको समझेंगे क्या कहना चाह रहे हैं। पहले एलसीएम समझते हैं, वही दोनों नंबर दोबारा से ले लेते हैं। 6, क्योंकि एलसीएम निकाल रहे हैं, एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जरा ध्यान दीजिएगा। 6 के मल्टीपल्स ऑफ 6 आर। देखो अभी हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसके लिए हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ते हैं जो कि यूनिक होते हैं। अभी मैं आपको एलसीएम निकालना सिखा रहा हूं, जैसे हम पहले निकालते थे। मल्टीपल्स ऑफ 6 आर 6, 12, ये आ गए। इसके बाद मल्टीपल्स ऑफ 12, मल्टीपल्स ऑफ 12 आर। 12 के मल्टीपल्स क्या होंगे,
हम निकाल रहे हैं जी LCM ऑफ किसका, 6 एंड 12। देखो वो क्या कह रहे हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ पे कॉमन मल्टीपल क्या है, एक तो 12 है, और क्या है 24 है, और क्या है 36 है। ये 3 कॉमन मल्टीपल्स हैं। लेकिन इनमें से सबसे छोटा वाला कौन सा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल 12। तो इसका एलसीएम क्या होगा, क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब इसको समझते हैं बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। 6 के मल्टीपल्स 2 इंटू 3, पावर कितनी 1 1, 12 2 इंटू 2 इंटू 3, या फिर 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। ठीक है, LCM ऑफ 6, 12। वो क्या कह रहे हैं, पहले तो जो कॉमन है वो लिख दो, जो कॉमन है वो लिख दो, और जो कॉमन नहीं है वो भी लिख दो। इसका मतलब 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 आ गया। मतलब 2 का स्क्वायर 4 और 3, और 3 4 जा कितना होता है 12। अब इसी चीज़ को समझते हैं ज़रा यहाँ पर एक बार फिर से। इसी चीज़ को ऐसे समझते हैं कि भाई यहाँ पे कॉमन क्या है, कॉमन है 2, और क्या कॉमन है 3। अगर कॉमन नहीं भी होता मैं सारे प्राइम फैक्टर्स लिखता। मान लो अगर यहाँ पे 5 होता और यहाँ पे नहीं होता तो मैं 5 भी लिखता एलसीएम के केस में। एचसीएफ के केस में नहीं, एलसीएम के केस में लिखना होगा। ठीक है, अब इन दोनों में बड़ी पावर क्या है 2, इन दोनों में बड़ी पावर क्या है, बड़ी नहीं है, एक ही पावर है 1। तो इस तरीके से भी आप एलसीएम निकाल सकते हो। एचसीएफ में जो कॉमन है वो लिखते हैं और उसकी छोटी पावर लिखते हैं। एचसीएफ में जो कॉमन है उसको एक बार लिखते हैं, जो कॉमन नहीं है वो भी लिखा जाता है मल्टीप्लिकेशन में, और जो पावर है वो बड़ी वाली ली जाती है। समझ आ रही बात? यानी ये फंडा है। अब इसी चीज़ को 1 बाय 1 समझते हैं। वो कह रहे हैं भाई फैक्टराइज दी नंबर इनटू प्राइम। अर्थ अब हम किससे कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं फाइंड एलसीएम बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। 6 के फैक्टर्स क्या हो गए 2 इंटू 3, और 12 के क्या हो गए 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। सर ठीक है, वो कह रहे फैक्टराइज दी प्राइम, फैक्टराइज दी नंबर इनटू प्राइम्स। तो मैंने प्राइम में इसको क्या कर लिया, फैक्टराइज कर दिया। सिलेक्ट दी हाईएस्ट पावर ऑफ द प्राइम। तो इसका अगर आप एचसीएफ निकालना चाहते हैं, किसका किसका, 6 और 12 का, तो देखो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 2, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 1। आंसर कितना आ रहा है, वो कह रहे प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ कॉमन प्राइम इज द एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ द पावर्स ऑफ द कॉमन फैक्टर। तो जो भी आंसर आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है, उनको आप मल्टीप्लाई करके लिख दो, वो आपका एलसीएम होगा। ये वो कहना चाह रहे हैं। समझ आ रही बात? यानी अब इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने पढ़ा था, हमने अभी पढ़ा कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर, छोटी पावर्स ले लो, ऑफ कॉमन फैक्टर्स। जो कॉमन फैक्टर्स है वो लिख लो और उनकी जो छोटी पावर है वो लिख दो। दूसरा केस, एलसीएम कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर्स ऑफ द कॉमन फैक्टर्स। जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनकी जो बड़ी पावर है वो लिख दो। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स कैसे निकलेंगे भाई, कोई भी 2 नंबर दिया हो ए इंटू बी, वो कैसे निकालते हैं, एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था। एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। यहां जरा ध्यान दीजिएगा, एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर्स इज ऑलवेज डिवाइड्स देयर एलसीएम। भाई अभी हमने 6 और 12 का एचसीएफ निकाला था तो 6 आया, फिर हमने इन दोनों का एलसीएम निकाला, वो कितना आया 12 आया। अब एक बताओ, इसका एलसीएम इसके एचसीएफ से डिविजिबल है या नहीं है? हमेशा डिविजिबल। वो यही कह रहे हैं एचसीएफ ऑफ
नंबर्स ऑलवेज डिवाइड्स द एलसीएम, एलसीएम को एचसीएफ हमेशा डिवाइड करता है। एचसीएफ ऑफ को प्राइम्स इज 1। भाई 4 और 5 ये को प्राइम है, इनका कॉमन फैक्टर क्या है 1, तो इसका एचसीएफ क्या होगा 1 होगा। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो उसका एचसीएफ क्या होता है 1 होता है। ठीक है, एलसीएम ऑफ प्राइम ऑफ को प्राइम इज द प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम। जैसे 4 और 5 का को प्राइम है, इसका एचसीएफ तो 1 हो गया, लेकिन इसका एलसीएम क्या होगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। अब आ जाइए, ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा। कंसीडर द नंबर 4 रेज टू द पावर n। इस चीज को समझने से पहले आप एक छोटी सी चीज को समझिए। जैसे 10 है, 10 के एंड में क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो इसको आप क्या करेंगे 2 × 5 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अगर 30 आ जाए तो आप इसको कैसे लिखेंगे 3 × 10 लिख सकते हैं, और 10 को आप कैसे लिख सकते हैं 2 × 5। अगर 100 आ गया तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं 2 × 5 मतलब 10 हो गया, और 2 × 5 मतलब अगेन 10 हो गया, तो 10 × 10 कितना आ गया 100, मतलब 2 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर। तो अगर किसी भी नंबर के एंड में 0 आ रहा है तो एक चीज़ तय है 2 × 5 तो होंगे ही होंगे, 2 × 5 होंगे ही। अगर सिर्फ 2 है तब भी एंड में 0 नहीं आ सकता, अगर सिर्फ 5 है तब भी नहीं आ सकता, दोनों का होना ज़रूरी है। अगर दोनों फैक्टर्स अवेलेबल हैं तब तो एंड में 0 आएगा, अदरवाइज 0 नहीं आएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? तो इसको अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं, कोई भी नंबर, इफ एनी नंबर कंटेन्स 2 रेज टू द पावर m एंड 5 रेज टू द पावर n एज देयर प्राइम फैक्टर्स। जब आप किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे और उनके प्राइम फैक्टर में 2 की पावर समथिंग और 5 की पावर समथिंग अगर है, तब तो वो नंबर एंड में 0 आएगा, उस नंबर के एंड में 0 आएगा, अदरवाइज 0 नहीं आएगा। ठीक है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। वो कह रहे हैं भाई 4 की पावर n बताओ कभी एंड में 0 आएगा या नहीं आएगा। तो मैं 4 के प्राइम फैक्टर्स अगर निकालूं तो क्या आ रहा है 2 × 2 आ रहा है, 2 × 2 आ रहा है। तो आप लिखोगे सिंस 4 रेज टू द पावर n डज नॉट कंटेन 2 रेज टू द पावर m and 5 raised to the power n as its prime factors, hence this मतलब this number will never ends with the digit 0। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहली बार मैंने सॉल्यूशन पहले करा दिया और क्वेश्चन अब बाद में पढ़वाऊंगा, उसकी वजह है, समझाना था। वो कह रहे कंसीडर दी नंबर 4 रेज टू द पावर n, जैसा कि लिखा हुआ है, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, इसकी पावर जो है वो नेचुरल नंबर है, मतलब 1 2 3 4 ऐसा कुछ। वो कह रहे चेक वेदर दिस इज एनी वैल्यू n फॉर विच, वो कह रहे चेक करोगे कोई ऐसी वैल्यू है n की, कोई ऐसी वैल्यू हम पुट कर दें जिससे ये जो नंबर है एंड विद द डिजिट 0। तो सिंपली मैंने क्या किया 4 के फैक्टर्स निकाले और मैंने देखा नहीं भाई इनसे ना हो पाएगा, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर्स में 2 रेज टू द पावर m एंड 5 रेज टू द पावर n प्रेजेंट नहीं है। समझ आ रही बात ही नहीं, इसीलिए ये नंबर कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। आगे बढ़े। अब देखो ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपका
एक्सरसाइज में दिया 6 रेज टू द पावर n। बताओ ये नंबर कभी भी 0 से एंड होगा? तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हैं? 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 3। रुक जाओ बता रहा हूँ। तो भाई एक बात हो, इसके फैक्टर्स निकालो, क्या ये 2 और 5 आ रहा है? नहीं आ रहा है। आपके 2024 के बोर्ड में आया 5 रेज टू द पावर n, तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हैं? 3 इंटू 5। अगेन यहाँ पर 2 रेज टू द पावर समथिंग एंड 5 रेज टू द पावर समथिंग नहीं आ रहा है। जैसे इसका कह रहा 35 आया है, तो ये क्या होता है? 7 5 35। अगेन यहाँ पर इसके फैक्टर्स में भी 2 और 5 नहीं आ रहा, सिर्फ 5 है, 2 नहीं है। समझ आ रही बात है? नहीं, इसका मतलब ये भी दिस नंबर विल नेवर एंड विद। तो सेम कॉन्सेप्ट, बस नंबर बदल देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब वो कह रहे हैं फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जरा ध्यान दीजिएगा, 6 के फैक्टर्स तो हमने निकाले हुए हैं, 20 के देखते हैं। 2 फिर 2 फिर 5, तो 20 के क्या हैं भाई? देखो 2 इंटू 2 मतलब 4, लेकिन आप ऐसे लिखोगे 2 का स्क्वायर, ठीक है, और 5 की पावर 1। अब वो कह रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ बताओ। ध्यान से सुनना, पहले एलसीएम किसका? 6 और 20। मैंने क्या बताया? 2 में जो बड़ी पावर है, फिर 3 की जो बड़ी पावर है, फिर 5 की जो बड़ी पावर है। यहाँ पे 3 की बड़ी पावर क्या है अपन? 5 की बड़ी पावर क्या है? अब जरा देखो इधर, ये 4 का को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 20 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? देखो 60 आ रहा है। और मैंने आपको बताया था जब एलसीएम आएगा तो इन दोनों नंबर में से जो बड़ा नंबर या तो उसके इक्वल आएगा या उससे बड़ा होगा। तो एलसीएम या तो 20 आ सकता था या उससे बड़ा आएगा, कभी भी छोटा नहीं हो सकता। अब बात करते हैं एचसीएफ की। ये प्राइम फैक्टराइजेशन से, सॉरी अर्थमेटिक प्राइम फैक्टराइजेशन बोल सकते हैं या फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से। अब बात करते हैं एचसीएफ किसका? 6 और 20। 6 और 20 का देखो, इसमें कॉमन क्या है? कॉमन तो सिर्फ 2 है और उसकी पावर क्या? 1। छोटी पावर क्या है? 1। ना 3 कॉमन है ना 5 कॉमन है। एचसीएफ के केस में एक तो कॉमन होना चाहिए और कॉमन में से छोटी जो पावर है वो लिखोगे आप, तो इसका एचसीएफ 2 ही है। बताओ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? टाइम कितना हो गया? क्लियर है? अब देखो हमें एक चीज और सीखनी है। कोई भी आपको 2 नंबर दिए हुए हैं, लेट से ए एंड बी, ये वैसे मैंने आपको बता दिया है, इनका एलसीएम इनटू इनका एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। अब याद रखना जरा, HCF ऑफ 2 प्राइम नंबर्स is 1 and LCM of 2 prime numbers is A into B। मतलब जो दोनों नंबर दिए हुए हैं उनका प्रोडक्ट। जैसे कि अगर वो आपसे कहे भाई 11 और 13 का आप मुझे बताइए HCF, तो बड़ा ही सिंपल है भाई, दोनों प्राइम नंबर्स हैं तो इनका HCF कितना होगा? 1। और LCM कितना होगा? एलसीएम 11 और 13 का क्या होगा? 11 इंटू 13। ये PYQs में कॉन्सेप्ट यूज होगा, ये वाला कॉन्सेप्ट। समझ आ रही बात है नहीं? वो आपको 2 नंबर दे देंगे और वो कहेंगे भाई कि इसका कुछ ये फाइंड आउट करो, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? इस वाले कॉन्सेप्ट का यूज करके। ठीक है, अब आ जाइए यहां पर जरा देखिए, वो आपसे कह रहे हैं फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 96 के अगर आप प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो कितना आ जाएगा? 48। फिर करोगे तो कितना आ जाएगा? 24। फिर करोगे तो 12। फिर करोगे तो 6। फिर करोगे तो 3 और 3 का क्या होगा? 1।
इसका मतलब 96 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं? 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, कितनी 5 बार है? 3 और 2 5। इसका मतलब 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1 और 404 इसके क्या होंगे जरा देखो भाई। 404 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 202, फिर करोगे तो क्या आ जाएगा? 101, फिर किससे होगा? 9 101 इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर है ये। तो 2 इंटू टू इंटू 101, ठीक है। अब क्या आ जाएगा? 2 की पावर 2 इंटू 101। 101 और किसी से डिविजिबल तो नहीं है यार? 101, हाँ ठीक है। अब जरा देख लो इधर, ठीक है। अब इसका हमें क्या बताना है? HCF। HCF कैसे निकालोगे? 96 404। देखो HCF क्या होता है? जो कॉमन है उनकी छोटी वाली पावर विच इज 4। और LCM क्या होता है? LCM, अब ये कॉन्सेप्ट यूज होगा आगे। LCM क्या होगा? इन दोनों नंबर्स का, हमेशा नंबर्स भी लिखोगे, ठीक है, किसका HCF और किसका LCM। भाई जो कॉमन है उसकी बड़ी पावर इनटू जो कॉमन नहीं है वो भी साथ में मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये 30, ये कितना आ गया? 32 और ये आ गया 303। मल्टीप्लाई करोगे 303 इंटू 32 को तो 3 2 6 06, फिर 909 ऐड करोगे क्या आ जाएगा भाई? 6 9 12 और देखना जरा ये आ रहा है। LCM पीछे चेक करना जरा जल्दी से चेक। 96 ये 0 है। अच्छा हाँ ये तो 0 है यार, तो 9696 आ गया ना, 9696। समझ आ रही बात? यानी तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब 3 नंबर्स यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये वाला कर सकते हो, मुझे लगता है बड़ा आसान है। तीनों के प्राइम फैक्टर्स निकालोगे और फिर आपको देखना है जो कॉमन है उनकी छोटी पावर होगी HCF और बड़ी पावर होगी LCM। अब देखो ये जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट यूज किया उसी के ऊपर एक क्वेश्चन आपके लिए PYQ का मैं लेकर आया हूं। एक नंबर है P 18 A की पावर 3 और B का स्क्वायर, और Q कहाँ है? P एंड Q, P दिया, Q मिसिंग है क्या? अरे यार Q मिसिंग है कहीं पर, कोई बात नहीं यार, सॉरी ये इनकम्प्लीट है। ये देखो जरा, रेशियो ऑफ HCF टू LCM ऑफ लीस्ट कंपोजिट एंड लीस्ट प्राइम। रेशियो आपको निकाला है किसका? LCM ऑफ, देखो पहले तो ये समझो, लीस्ट कंपोजिट है 4 और लीस्ट प्राइम है 2, इन दोनों का HCF देखो। 4 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 इंटू टू मतलब 2 का स्क्वायर, और इसका क्या होगा? 2 की पावर 1 ही। अब हमें HCF बताना है। HCF इसका क्या होगा? 4 और 2 का, भाई कॉमन क्या है? 2 कॉमन है, देखो 2 क्या है? कॉमन। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 2। LCM क्या होगा? 4 2 का, इसकी जो बड़ी पावर है मतलब के 4। अब हमें क्या बताना है? इसका रेशियो बताना है। HCF और LCM, ऊपर होना चाहिए HCF, नीचे होना चाहिए LCM, इन दोनों का जो रेशियो है वो 1:2 है। इसका मतलब ऑप्शन A इज करेक्ट। समझ आ रही बात? यानी हाँ जी, नहीं आया आपको समझ में? तो 2/4 मतलब 1/2। अब आ जाओ इस वाले पे, HCF एंड LCM ऑफ 12 21 एंड 15 रिस्पेक्टिवली आर। तो ये देखो क्वेश्चन कितना आसान है। 3 नंबर्स का आपको HCF और LCM निकालना है। मुझे लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और देखो ये 2000
2020 में आया है और 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये कराऊं या हो जाएगा? अब देखो ये वाला क्वेश्चन जरा देख लो। HCF एंड LCM ऑफ 404 और 96, अभी पीछे ही किया हमने ये वाला क्वेश्चन। HCF इंटू LCM, देखो पहले तो आप निकालिए इसका HCF 404 और 96 का HCF कितना आया था पीछे? पीछे कितना आया था? रुक जाओ, HCF था 4 और LCM था 9696, ठीक है। HCF कितना आया था? 4 और LCM कितना होगा? 9696, ये आ गया। अब हमें इसको वेरीफाई करना है, तो HCF पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। क्या ले रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड। तो HCF 404 इंटू 96 इंटू LCM ऑफ 404 इन कॉमा 96। तो HCF है 4 और LCM कितना है? 9696। तो 96 24 और 9 4 36 38, फिर 4 2 36 38, ठीक है। अरे गलत कर दिया। 4 6 24, कैरी 2, 9 4 36 38, कैरी 3 आएगा ना, और 24 27 38, ये आ रहा है। अब हमें क्या निकालना? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब 404 इंटू 96। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं, ये इतना ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या था? राइट हैंड साइड। तो इसे लिखोगे सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। समझ आ रही बात या नहीं? तो ये देखो 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इजी भी आते हैं और थोड़े से टफ भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेशियो वाला क्वेश्चन जो है आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। वो कह रहे हैं टू नंबर्स हैं, लेट A एंड B आर टू नंबर्स। अब A क्या होगा? 2x, B क्या होगा? 3x। जब भी रेशियो आता है तो ऐसे लिखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं HCF ऑफ A, B, भाई ये दोनों क्या हैं? अगर इसको आप मल्टीप्लाई करके लिखो तो यही इसके प्रोडक्ट्स होंगे या नहीं होंगे? यही इसके फैक्टर्स होंगे। तो HCF हमें क्लियरली दिख रहा है, जो कॉमन होता है वो होता है HCF, मतलब कि x। और LCM कितना होगा? LCM कितना होगा? भाई ये जो कॉमन है उसको एक बार लिख दो, बाकी 2 भी आएगा और 3 भी आएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो 6x। हमें बताना है व्हाट इज द HCF ऑफ दीज नंबर्स। तो हमें ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, HCF तो हमारे पास, अच्छा x आया, भी HCF आया नहीं है अभी, क्या आया है? सिर्फ x आया है। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं x की वैल्यू निकाल लूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? टू नंबर्स आर इन रेशियो दिस, देयर LCM इज दिस, HCF आपको बताना है। अब हमें यह पता है कि LCM ऑफ A, B इंटू HCF ऑफ A, B इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स। LCM हमें दिया हुआ है कितना? 180। HCF हमारे पास कितना है? x। ये कितना है? 2x इंटू 3x। भाई a की वैल्यू कितनी है? 2x, और इसकी वैल्यू कितनी है? 3x।
अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये हो गया 180x और ये हो गया कितना 6x का स्क्वायर। सब कुछ उधर लेकर जाइए। देखो x से x ऐसे काटना मत, ठीक है। क्या कॉमन आ रहा है, देखो 0 इधर लिखो या उधर लिखो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक तो 6 कॉमन है और x कॉमन है, क्या बचा 30। अब देखो 2 नंबर्स का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, तो यहां से x की वैल्यू 0, ये तो हो नहीं सकती क्योंकि ये क्या है रिजेक्टेड, 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 0 होगा तो फिर एलसीएम आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो दूसरी वैल्यू क्या है हमारे पास x माइनस 30, तो यहां से x की वैल्यू आ रही है 30, और जो 30 है वही हमारा क्या है, जो x की वैल्यू है वही हमारा HCF है। इसका मतलब HCF इज 30। समझ गए। अब एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। तो आपको क्या करना है मैं समझा देता हूं। 140 के आपको प्राइम फैक्टर्स निकाल लेने हैं। ये सारे का सारा प्राइम फैक्टर्स आ गए, तो 140 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो 140 को ऐसे लिख देना है 2 की पावर 2, सॉरी 3 है, 3 लिख दिया क्या गलती से, ये है 2 का स्क्वायर 5 की पावर 1 और 7 की पावर, ये होगा इसके प्राइम फैक्टर्स। बाकी सारे नंबर्स कैसे निकाल लोगे, थोड़े नंबर्स बड़े हैं ध्यान से करना, ठीक है। ये वाला तो हो जाएगा। अब ये वाले क्वेश्चन देखो बहुत सारे हमने कर लिए हैं। 2 नंबर्स का आपको एलसीएम पहले निकालना है, फिर एचसीएफ निकालना है, फिर आपको क्या करना वेरीफाई करना। अभी हमने किया था एलसीएम इंटू एचसीएफ को वेरीफाई किया था, वो पीवाईक्यू से करा दिया। ये 3 दिया हुआ है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हो जाएंगे, ठीक है। ये आपको खुद से करना है। अब 3 नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है। मैं एक करा दूं या हो जाएगा, बताओ जल्दी से, करा दूं एक, ये लो भाई एक बच्चा कह रहा करा दो। 2 के करोगे तो 6, फिर 3, तो 12 के फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1। दूसरा क्या आ जाएगा आपका 15, तो 3 का 5 और 5 का 1, मतलब कि 15 के क्या आ गए फैक्टर्स 3 इंटू 5, और फिर कितना आ जाएगा 21, 3 7 जा 21। अब आपको निकालना है इनका क्या एलसीएम। एलसीएम क्या होगा 12, 15 और 21 का। कुछ कॉमन है क्या 3 कॉमन है, जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, बाकी जो कॉमन नहीं है वो भी लिखा जाएगा। इन सभी को मल्टीप्लाई कर लेना, जो आपका आंसर आएगा वही होगा इसका एलसीएम। अब बात करते हैं इसकी एचसीएफ की। एचसीएफ में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या 3, तो 3 हमारा एचसीएफ है। समझ आ रही बात, यानी इस तरीके से आपको करना है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, बोर्ड में आया था ये वाला क्वेश्चन। कैसे करोगे, आपको 2 देखो HCF ऑफ A कॉमा B इंटू LCM ऑफ A कॉमा B इज इक्वल टू A इंटू B होता है। यहाँ पे क्या करोगे लेट कर लेना, A की वैल्यू कितनी 306 और B की वैल्यू कितनी 657, ठीक है। ये पहले A और फिर B। अब आपको क्या करना है, देखो HCF इसका दिया हुआ कितना 9, ये पूरे की वैल्यू है, ठीक है। या फिर एक बार लिख लो HCF, ये तो फॉर्मूला हो गया। HCF ऑफ किसका 306 एंड 657 इंटू LCM ऑफ 306 कॉमा 657 इज इक्वल टू A की वैल्यू क्या है 306 और B की वैल्यू क्या है 657। इसकी वैल्यू देखो हमारे पास है विच इज 9, ये तो 9 है हमारे पास। हमें क्या निकालना है LCM निकालना है किसका 306 एंड 657 का, विच इज 3। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अरे भाई मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि ये जाकर उधर डिवाइड होगा। जब तक ये फैक्टर्स में है आपकी कैलकुलेशन ईजिली हो जाएगी। तो LCM
306 and 657. 306 into 657 डिवाइडेड बाय 9. अब देखो 3 से डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है. 9 3s are 27 and 9 4s are 36. क्या 34 and 657 को आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो? दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा. जल्दी से देख के बता दो क्या है एलसीएम. क्या है एलसीएम बताओ जल्दी से. 3 3 ए है 2 2 3 3 8. थोड़ा नंबर बड़ा है, मल्टीप्लाई कर लेना भाई. ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है इसीलिए आपको बोर्ड के एग्जाम में दे दिया. आगे बढ़े. अब देखो ये 23 में आया है, कराया था मैंने. ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन देखो 24 में आया. 5 रेज टू द पावर n. 4 की पावर n कराया था. 6 की पावर n जो है वो 23 में आया. 5 की पावर n 24 में आया. तो बस नंबर चेंज कर देते हैं. वही आपको क्या करने हैं, प्रोडक्ट्स में लिख लेना है और बता देना है. इसको कैसे लिखोगे, 2 इंटू 3 की पावर n. इसको कैसे लिखोगे, 3 इंटू 5. क्योंकि ये 2 रेज टू द पावर m एंड 5 रेज टू द पावर n की फॉर्म में नहीं है, इसीलिए ये कभी भी 0 से एंड नहीं होगा. और सिमिलरली ये वाला. ठीक है, तो देखो सेम क्वेश्चंस आ गए आपके. अब ये देखो, ये कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है, ये हमें बताना है. एक्सप्लेन वाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर. रीजन बताना है. जरा ये वाला देखो फर्स्ट. 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13. क्या कुछ कॉमन नजर आ रहा है आपको? 13 मुझे लग रहा है कॉमन है. तो जब 13 बाहर निकल जाएगा तो 7 इंटू 11 बचेगा प्लस 1. 13 इंटू 77 इंटू. तो अब आप क्लियरली देख सकते हो, एक तो इसका फैक्टर 1 हो गई होगा, दूसरा 13 हो गई होगा, और थर्ड क्या आ गया, 78. 78 को भी अगर आप देखो तो 2 आ जाएगा. इसके और भी फैक्टर 2 भी आ जाएंगे. तो आप लिखोगे सिंस दिस नंबर हैज मोर देन 2 factors, hence this is a composite number. बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? ये वाला भी करा दूं. इसमें देखो कुछ कॉमन नजर आ रहा है क्या, 5 कॉमन है. क्या बचेगा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2. अब आप क्लियरली देख सकते हो, पूरा मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है. तो आप लिखोगे सिंस दिस नंबर क्लियरली हैज मोर देन 2 फैक्टर्स 1 5 एंड द नंबर, हैंस दिस इज अ कंपोजिट नंबर. अब ऐसा ही क्वेश्चन देखो बोर्ड में आया हुआ है. ऐसा ही सेम क्वेश्चन देखो ये बोर्ड में आया है, 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है. थोड़े से बस नंबर चेंज कर दिए. 11 कॉमन है, क्या बचा, 19 इंटू 23 प्लस 3. अब इसको चाहे तो सॉल्व कर लेना. सॉल्व करके कोई भी एक नंबर आ जाएगा इंटू 1. तो अब आप क्या करोगे, सिंस दिस नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स देयरफॉर दिस इज अ कंपोजिट नंबर. ठीक है, पिछली साल ही आया देखो. अब ये वाला क्वेश्चन जरा देखो. ये वाला क्वेश्चन देखो, वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं एग्जाम में, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे. ठीक है, ये वाला डिलीटेड है क्या? हाँ. देखो जरा. हाँ, तो ये वाला पुरानी बुक से बनी हुई है क्या ये? है ना. क्वेश्चन को समझो जरा. हाँ जी भाई, क्वेश्चन को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हो सकता है वर्ड प्रॉब्लम चेंज कर दे, लेकिन सिचुएशन को समझ के आपको ये देखना होगा कि एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है. ठीक है, वो आपसे क्या कह रहे हैं, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड. तो एक स्पोर्ट्स फील्ड है जिसपे सर्कुलर पाथ है. ऐसे रेसिंग नहीं करते हैं, सर्कुलर पाथ है.
वो कह रहे सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। तो यहां सोनिया स्टार्ट करती है भागना और यहां से यहां तक कंप्लीट करने में सोनिया को कितने मिनट्स लगते हैं? 18 मिनट्स। तो यहां आप लिखोगे सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू कंप्लीट 1 राउंड। ठीक है। इसके बाद दूसरा है भाई रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर दी सेम। अब रवि नाम का एक लड़का है जो यहां से दौड़ना शुरू करता है और यहां तक आने में रवि को सिर्फ कितने मिनट्स लगते हैं? मिनट्स। तो इसका मतलब रवि टेक्स 12 मिनट्स टू कंप्लीट 1 राउंड। कितनी बात समझ में आ रही है? अब थोड़ा लॉजिकली समझना क्वेश्चन को, ठीक है? थोड़ा सा लॉजिकली। सोनिया थोड़ा स्लो दौड़ रही है और रवि थोड़ा फास्ट दौड़ रहा है। जब दो सोनिया और रवि अगर सेम टाइम पे निकले हैं तो कुछ इस तरीके से चल रहे होंगे। रवि आगे भागता चला जा रहा है और सोनिया थोड़ा सा पीछे है। तो फर्स्ट राउंड में तो ये मिलेंगे नहीं क्योंकि रवि जो है वो आगे दौड़ रहा है। कितनी बात समझ में आ रही है? अब क्या होगा, क्योंकि सोनिया जो है वो थोड़ा स्लो दौड़ रही है, ऐसे करते करते रवि क्या करेगा, चक्कर लगा के दोबारा आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं पर ये जाकर आपस में मिलेंगे, मीट करेंगे, मतलब पास से क्रॉस करेंगे। अब वो ये पूछ रहे कि कितने मिनट्स के बाद वो मीट करेंगे। तो अब आप मुझे ये बताइए कि ये 12 मिनट्स के बाद मीट करेंगे, 18 मिनट्स के बाद मीट करेंगे या उससे पहले मीट करेंगे? बताओ। देखो सोनिया स्लो दौड़ रही है और रवि तेज दौड़ रहा है, तो फर्स्ट राउंड में तो ये मिलेंगे नहीं। तो सोनिया एक चक्कर जब लगा रही होगी तो शायद ही ये मीट कर पाए, क्योंकि टाइम का गैप भी बहुत कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो 18 मिनट्स के बाद ही मिलेंगे। तो यहाँ पे जो 2 नंबर दिए हुए उससे बड़ा आंसर होगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या निकालना चाहिए? एलसीएम निकालना चाहिए। एलसीएम में बड़ा आंसर आता है। तो वी नीड टू फाइंड आउट दी एलसीएम ऑफ किसका? 12 और 18। 12 और 18 का एलसीएम क्या होगा? है 6 और 9, फिर 36 आ रहा है पक्का? यहां पर स्टेटमेंट लिख देना। सो सोनिया एंड रवि विल मीट आफ्टर 36 मिनट्स। अगर कुछ ऐसी सिचुएशन होती कि ये 18 और 12 से कम, मतलब 18, दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? 18। तो अगर इससे कम आंसर आ रहा है कुछ भी, या 12 या 12 से कम आ रहा है, तो समझ जाइए एचसीएफ निकालना होगा उस केस में। ठीक है? हाँ, ये बताया था मैंने आपको। ये वाला क्वेश्चन देखो, ऐसा क्वेश्चन आपके बुक में नहीं है, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। वो आपसे क्या कह रहे हैं? फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स दिस एंड दिस। अगर डिवाइड कर रहा है तो इन दोनों का वो डिवाइजर होगा, और डिवाइजर हमेशा छोटा होता है। डिवाइजर हमेशा छोटा होता है, मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना होगा? एचसीएफ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? डिवाइजर छोटा होता है, एचसीएफ फाइंड आउट करना होगा। लेकिन वो क्या कह रहे हैं? फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 85 एंड 72 लीविंग रिमाइंडर 1 एंड 2। कोई एक नंबर है, मुझे नहीं पता क्या है। जब आप 85 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1। और इसी सेम नंबर से अगर आप 72 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 2। मतलब ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, रिमाइंडर बचेगा। एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं 9 को आप डिवाइड करो 4 से, तो 4 2 जा क्या आएगा? 8। रिमाइंडर कितना बच्चा?
मतलब 9 में से अगर मैं 1 माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, 8 बचेगा ही नहीं बचेगा। तो अगर जो रिमाइंडर है 9 में से रिमाइंडर को मैं माइनस कर दूं, फिर जो नंबर बचेगा वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा 4 से। इसी तरीके से अगर 85 में से मैं 1 माइनस कर दूं तो जो नंबर बचेगा वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा x से, और 72 में से अगर मैं 2 माइनस कर दूं फिर जो नंबर बचेगा वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा x से। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो आप लिखोगे लेट x डिवाइड्स 85 एंड 72 लीविंग रिमाइंडर 1 and 2 if let या ऐसे लिखो, if we subtract 1 and 2 from 85 and 72 then numbers will be completely divisible by x। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो अब मैं क्या कर रहा हूं, 85 में से 1 माइनस करूंगा तो 84 बचेगा, और 72 में से 2 माइनस करूंगा तो 70 बचेगा। हमें क्या करना है, वी नीड टू फाइंड आउट द HCF। वी नीड टू फाइंड HCF ऑफ किसका, 84 एंड 70। इनका नहीं, माइनस करने के बाद नंबर्स कंप्लीटली डिविजिबल हैं। तो 84 और 70 का HCF जो है 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 41, और ये कितना आ जाएगा 30। अच्छा 44 है, सॉरी 42। और किससे डिविजिबल है, 7 से भी तो डिविजिबल है। तो देखो जब HCF निकालते हैं उस केस में हम तब तक डिवाइड करते रहते हैं जब तक ये किसी कॉमन नंबर से डिविजिबल हो। तो ये 2 से डिवाइड था, दोनों डिविजिबल थे, मैंने डिवाइड किया। फिर ये दोनों 7 से डिविजिबल थे, मैंने डिवाइड किया। अब ये दोनों नंबर्स किसी से भी डिविजिबल नहीं है एक्सेप्ट 1। तो अब कोई कॉमन नंबर नहीं है जिससे डिविजिबल हो, वहीं पे आप डिवीजन रोक दोगे तो आपका जो HCF है किसका, 84 और 70 का, वो क्या होगा 2 × 7 विच इज, अब देखो 14 6 कितना होता है 84, एंड 14 5 कितना होता है 70। तो ये सबसे 14 सबसे बड़ा नंबर है जिससे 84 और 70 दोनों कंप्लीटली डिविजिबल हैं। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ आ रही बात है? नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है जिसमें रिमाइंडर बचता है। आगे बढ़े, ये वाला क्वेश्चन देखो अभी 2024 में आया है, वर्ड प्रॉब्लम। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, जरा ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपसे कह रहे हैं इन आ टीचर्स वर्कशॉप, एक टीचर की वर्कशॉप है, मतलब ऐसे में तो कुछ काम है, ठीक है। द नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फ्रेंच, इंग्लिश, सॉरी हिंदी एंड इंग्लिश आर, फ्रेंच कितने पढ़ाते हैं, फ्रेंच पढ़ाने वाले कितने हैं, हिंदी पढ़ाने वाले कितने हैं, और इंग्लिश पढ़ाने वाले कितने हैं 144। इतनी बात समझ में आ रही है? रिस्पेक्टिवली वो कह रहे फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ ईच रूम द सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर सीटेड, ऑल ऑफ देम आर ऑफ द सेम सब्जेक्ट्स। वो सारे के सारे क्या हैं, सेम सब्जेक्ट के हैं। पहले तो आपको निकालना होगा HCF, क्योंकि वो कह रहे फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। अब आप खुद सोचिए भाई, जितने भी लोग हैं, रूम तो उनसे कम की जरूरत पड़ेगी।
क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो रूम शेयर भी करेंगे। ठीक है, रूम्स हमें निकालने हैं, लेकिन सबसे पहले यहां समझो, इफ ईच रूम हैज द सेम नंबर ऑफ टीचर्स, सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम आर ऑफ द सेम सब्जेक्ट्स, इसका मतलब आपको फाइंड आउट करना होगा HCF। समझ आ रही बात यानी? तो कैसे करोगे जरा देखो, नंबर ऑफ टीचर्स फॉर फ्रेंच, फ्रेंच के लिए कितने हैं भाई 48। नंबर ऑफ टीचर्स फॉर हिंदी कितने हैं 80। नंबर ऑफ टीचर्स फॉर इंग्लिश कितने हैं 144। हमें क्या बताना है, ईच रूम, मतलब वी नीड टू फाइंड आउट, टू फाइंड HCF ऑफ किसका 48, 80, 144। देखो अगर प्राइम फैक्टराइजेशन से करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो सिंपली आप क्या करोगे 48, 80, 144, इससे आप क्या करोगे निकालोगे। 2 से करोगे तो 24, फिर 40, फिर कितना आ जाएगा यहाँ पर 72, फिर 2 से करोगे क्या आ जाएगा 12, 20, और फिर कितना आ जाएगा यहाँ पर 36, फिर 2 से करोगे क्या आ जाएगा भाई 6, 10, और फिर 2 से डिविजिबल है तो 3, 5 और 9, 2 2 4, 2 8, 2 16, तो HCF कितना आ रहा है 16। इतना समझ में आ गया। हमें क्या चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। टोटल टीचर्स कितने हैं, टोटल टीचर्स कितने हैं भाई 48 प्लस 80 प्लस 144, तो कितना होगा देखो 12 और कैरी 1, 12 एंड 4 16, 16 प्लस 1 17, कैरी 1 272। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? एक बात है भाई, एक रूम में 16 टीचर्स आ सकते हैं, ऐसा उन्होंने खुद बोल दिया है। सेम सब्जेक्ट के कितने टीचर्स आ सकते हैं एक रूम में 16, बड़ा रूम है हॉल। टोटल लोग कितने हैं 272। भाई एक बात हो, मान लीजिए हमारे पास 40 लोग हैं और एक रूम में 4 लोग आ सकते हैं, टोटल कितने हैं 40 लोग। एक रूम में मान लीजिए 5 ले लेते हैं, चलो 5 लोग आ सकते हैं एक रूम में, तो हमें होटल में जाके कितने रूम्स लेने की ज़रूरत है बताओ जरा, 8 रूम्स लेने की ज़रूरत है। क्या बात समझ में आ रही है? पहले आप देखो टोटल फैमिली के मेंबर्स कितने हैं 40, एक रूम में कितने लोग सो सकते हैं 5, तो आपने क्या किया टोटल को एक रूम में कितने लोग आ सकते हैं उससे डिवाइड किया, तो इसका मतलब आपको 8 कमरे लेने पड़ेंगे। यही सेम सिचुएशन यहां पर है, यही सेम सिचुएशन यहां पर, नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। कैसे पता चलेगा भाई, टोटल टीचर्स ओवर नंबर ऑफ टीचर इन ईच रूम। हाँ जी भाई, बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? तो टोटल टीचर्स हैं 272 और नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं 16, आंसर कितना आ रहा है 17, मतलब 17 कमरों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो देखो इसलिए आपको PYQs करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में तो ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है HCF और LCM से, बस वो आपसे लैंग्वेज में खेल रहे हैं। आगे बढ़े।